हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश और आज मैं एमपीपीएससी का जो मेंस है उसके सिलेबस रिकॉर्डिंग करूंगा। और अभी मैं नई सीरीज चालू कर रहा हूं मेंस के सिलेबस रिकॉर्डिंग की। तो आज उसका पहला लेक्चर है और इसमें मैं जो अपना जीएस है उसमें 2 पार्ट है ना। 300 आपको ये तो पता ही होगा, नहीं तो इसकी मैं सिलेबस की और अच्छे से डिटेल में एक आध वीडियो और बना दूंगा जिसमें कौन से पेपर कितने मार्क्स का है, कैसे क्या सिलेबस है, वो सारी डिटेल आपको बता दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट सिलेबस की डिकोडिंग बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो मैं आज एमपीपीएससी का जो जीएस 1 होता है मेंस का, उसका पार्ट ए की बात करूँगा, है ना। उसमें पार्ट 2 है, तो एक पार्ट में हिस्ट्री है, एक में जियोग्राफी है। तो आज मैं पार्ट ए की बात करूँगा जो अपना हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि एक यूनिट में से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है आने हैं, ठीक है। एक पार्ट में आपको 5 यूनिट्स दे के रखी हुई है, ठीक है। ये फिक्स है ना। जैसे 2019 का जो सिलेबस पहले का हुआ करता था उसमें कोई फिक्स नहीं रहता था कि यहाँ पे से इतने क्वेश्चन बनेंगे, इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता था। लेकिन अभी पूरा सिलेबस में आपके मेंशन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस सामने रख लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको एक एक यूनिट वाइज आपको सिलेबस कैसा क्या कह रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ने का तरीका है वो यही है, ठीक है। जैसे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बेसिक जो जानकारी है कि एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल 30 मार्क्स का आने वाला है एक यूनिट में से, तो 5 मार्क्स 150 हो गए, ठीक है। तो ऐसे एक यूनिट में से तीन जो आने वाले वो 3 मार्कर आने वाले, 2 5 मार्कर आने वाले और एक 11 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो और इसी के अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका है, उसी के अकॉर्डिंग अपन सिलेबस की तैयारी करेंगे, ना कि सिलेबस वाइज, मतलब सॉरी सब्जेक्ट वाइज, है ना। सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे जैसे पहले करते थे कि हिस्ट्री उठा ली और शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ रहे, तो अब वैसा पढ़ोगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप वो भी चीज़ पढ़ ले जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है और क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप स्पेसिफिक जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है प्लस जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पैटर्न में आपको तैयारी करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। जैसे मैं अब बात करता हूँ कि जो अपनी यूनिट 1 है, ठीक है। तो यूनिट 1 में इन्होंने लिखा है भारतीय इतिहास, है ना। भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा से लेके 10वीं शताब्दी तक, ठीक है। तो इसका मतलब एंशिएंट हिस्ट्री इन्होंने इनमें पूछ के रखी हुई है, ठीक है, जो पहली यूनिट में। लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, सबसे बड़ी चीज़, है ना। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठते हो तो सबसे बड़ी गलती आप ये कर सकते हो कि पूरा सिलेबस आप एंशिएंट हिस्ट्री का पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं, ठीक है। अगर आप सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, बाकी 150 नंबर जो पूरे टोटल सिलेबस का है 150 नंबर, और उसमें से 30 हटा दोगे तो 120 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये माइंड में लाना चाहिए कि कौन से पोर्शन को कितना टाइम देना है और कितना वेटेज देना है ना। ये आपको फिक्स होना चाहिए। अगर आप यहाँ से भटके तो मतलब आप सोच लो कि कितने जीएस के कितने पेपर्स है, उसमें कितनी यूनिट्स है और कितनी यूनिट्स में कितने सब्जेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे जीएस 3 है, उसमें 10 यूनिट्स है और कितने सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप एक भी सब्जेक्ट कोई पढ़ने बैठ जाते हो तो बहुत लेंदी है, ठीक है। जैसे पहले अपन पढ़ते थे, लेकिन अब आपको वैसे नहीं पढ़ना है, आपको सिलेबस वाइज पढ़ना है और उस पैटर्न में पढ़ना है जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको बुक लेके नहीं बैठ जाना है कि सबसे पहले कि बुक लेके नहीं बैठ जाना है आपको कि पूरा पढ़ रहे हैं। आप उसमें से भारत का राजनीतिक इतिहास, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को छांटना सीखिए। सबसे पहले ये अपने आप को इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग माइंडसेट आपको बनाना सीखिए कि सिलेबस क्या कह रहा है, ठीक है। अगर हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक अपन किसी भी टाइम की बात करें, जैसे मौर्य काल है, तो मौर्य काल में कौन सा पोर्शन ज़्यादा इस वो रहा है, प्रभाव करने वाला रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या राजनीतिक ज़्यादा है, आर्थिक ज़्यादा है, सामाजिक है कि सांस्कृतिक है, तो क्वेश्चन उसी में से बनेगा, ठीक है। तो जैसे भारत का राजनीतिक इतिहास, आप उसका एक अलग नोट्स बना लीजिए या उसको अलग सेपरेट करके पढ़िए। मतलब कि जैसे आपने मौर्य काल हेडिंग डाली और या आप जब पढ़ रहे हो बुक में पढ़ रहे हो
तो आपने चैप्टर निकाला और उसमें से राजनीतिक अलग कर लिया, आर्थिक अलग कर लिया, सामाजिक अलग कर लिया, सांस्कृतिक अलग कर लिया, ठीक है। तो इसको क्या करिए, इनको 3 कैटेगरी में बांटिए कि इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है और 11 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस सिलेबस को बांट के पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया। जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा को आपको उसके राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति को इस तरीके से पढ़ना है। अब आपको पूरा डिटेल में लेंदी नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका बस जो मेंस का पेपर है वो इतना स्पेसिफिक हो गया कि आपको लिखने के भी शब्द नहीं है उसमें, ठीक है। आपको 3 मार्क्स में 10 वर्ड्स दे के रखे हुए, उसमें आप कितना लिखोगे। इसलिए आप जैसे भारत का उसमें जब हड़प्पा का राजनीतिक इतिहास पढ़ते हो तो उसको 3 कैटेगरी में बांट लो, है ना। एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 5 नंबर का क्वेश्चन और एक 11 मार्क्स का। तो इसमें कैसे 3 मार्क्स में पूछेगा तो क्या पूछेगा और उसके क्या फैक्ट आपको लिखने हैं, 5 मार्क्स में क्या पूछेगा और क्या फैक्ट लिखने हैं, उसका एलेबोरेट किस तरीके से करना है ना। जैसे 3 मार्कर 5 मार्कर लगभग सेम ही हो जाते हैं, क्योंकि अगर 3 मार्कर में आप 1-2 फैक्ट और बढ़ा दोगे तो 5 मार्क्स हो जाता है और थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख लिया। लेकिन जहां तक बात 11 मार्क्स की क्वेश्चन की आती है तो आप वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, जो 11 मार्क्स में कोई जो क्वेश्चन होता है वो फेमस सा क्वेश्चन होता है। जैसे ग्रिड पैटर्न है ना, जो हड़प्पा का सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है, ग्रिड पैटर्न वहाँ की व्यवस्था या उसकी सभ्यता जो समाप्त हुई, नष्ट हुई, तो किस कारण से हुई, ये जैसे 11 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा विजन भी लाना पड़ेगा कि 11 मार्क्स के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हड़प्पा से लेके 10वीं शताब्दी के जो सिलेबस है, हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, उसको इस तरीके से बांटना है कि उसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को इस तरीके से पढ़ना है कि उसमें से 3 मार्कर कौन से क्वेश्चन बनेंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे और 11 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको छांटते आना चाहिए। और इस तरीके से पढ़ोगे तभी आपके 30 मार्क्स भी सिक्योर होंगे, ठीक है। 30 नंबर आपके फिक्स होंगे और सिलेबस भी कम हो जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा सिलेबस। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ राजनीतिक पढ़ना है, आर्थिक पढ़ना है, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को उसको शॉर्ट में एकदम फैक्चुअल, है ना। तो ये आपको क्लियर। अब देखिए एक चीज़ है, अब हड़प्पा से लेकर 10वीं तक कितना सारा इतिहास है, ठीक है। तो आपको इतना सब नहीं पढ़ना है, आपको एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलना है कि हड़प्पा के बाद वैदिक काल आया, वैदिक के बाद मौर्य आया, मतलब मगध आया, फिर मौर्य का उत्कर्ष, वो सारी जनपद और सारी चीज़ें, उसके बाद में गुप्त आया। तो इनमें से फेमस जो क्वेश्चंस है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और ये चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत अच्छे से मिल जाएगी कि इन टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को प्रायोरिटी दीजिए और उनको समझते हुए आगे के क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप करोगे एंशिएंट हिस्ट्री को तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड यूनिट की बात करते हैं, है ना। पहले वाली पूरी इन्होंने एंशिएंट दे दिए। सेकंड में अब देखिए 3 टॉपिक दे के रखे हुए इनने, ठीक है। ये भी 30 मार्क्स के है ना। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे पहला टॉपिक है 11वीं से 18वीं सदी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सेम चीज़ है ना। इसको भी उसी तरीके से पढ़ना है 11वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक, ठीक है। 18वीं मतलब आप मॉडर्न में आ चुके हो, ठीक है, लगभग, ठीक है। उसका सेकंड टॉपिक मतलब ये आप मिडिवल, मतलब पहली लाइन जो थी वो मिडिवल को मान को चलो, है ना। उसके बाद अब मुगल और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का उद्भव, ठीक है। तो मुगल शासन जो है, तो आपको मुगल पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। उनकी शासन व्यवस्था क्या थी, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। उनका इतिहास नहीं पढ़ना है ना, कि कहाँ से आए और क्या थे, ये सब चीज़ें नहीं। आपको सिर्फ शासन और उनका प्रशासन जो है उसको इस तरीके से पढ़ना है कि उसमें से 3 मार्कर कैसे क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन कैसे आएंगे और 11 मार्क्स वाले कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जैसे फेमस अकबर की धार्मिक नीति हो गया, है ना, जो मिश्रित संस्कृति में आएगा, ठीक है, ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। औरंगजेब के दक्षिण जो उसने की थी, विजय की थी, तो उसका आपको 11 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मिश्रित संस्कृति और अभ्युदय, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, इसका मतलब है कि आपको वहाँ की सिर्फ संस्कृति नहीं जाननी है, आपको उसका प्रभाव भी जानने हैं। तो क्वेश्चन जो है वो प्रभाव से भी बन सकता है कि अभी तक जो उसकी संस्कृति आ रही है उसमें उस मुगलों का क्या योगदान रहा है, उस टाइम की संस्कृति का क्या योगदान रहा है ना। तो आपको इस तरीके से, और उसमें से भी ये आपको पढ़ना है कि इसमें से 3 मार्कर
5 मार्कर और 11 मार्कर किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला समझ में आ गया है ना। तो ये मिडेवल प्लस मॉडर्न है ना, मॉडर्न की तरफ आ रहा है ना। इसका मतलब है मिडेवल सिर्फ पहली लाइन ही है, इस सेकेंड यूनिट में मिडेवल सिर्फ पहली लाइन है, सेकेंड वाली मिडेवल से मॉडर्न में आ चुकी है ना। तो इसको आप मॉडर्न मान के चलिए, क्योंकि उसने बोला है कि उनका प्रशासन और उनके प्रभाव भी आपको पढ़ने हैं, मतलब लिखा नहीं है लेकिन उनके वो सेंस जो है, लाइन का सेंस यही है कि मुगल शासन और उसका प्रशासन। तो प्रशासन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी तक उसका इफेक्ट है, ठीक है। मिश्रित संस्कृति का उद्भव वो अभी तक है, समझ में आया। तो कुछ भी कंपैरिजन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आखिरी लाइन तो पूरी मॉडर्न है। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज पर प्रभाव है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करिए कि इन्होंने मिडेवल हिस्ट्री में बहुत कम पोर्शन दिया है, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि ये 30 मार्क्स का यूनिट है पूरा, ठीक है, जिसमें मॉडर्न आ चुकी है। तो आप कम से कम अगर 30 में से 10 नंबर आप मॉडर्न को देंगे और 20 मिडेवल को देंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखिए, तो आपको मिडेवल इतना बहुत कम पढ़नी है, ठीक है, और लिमिटेड पढ़नी है, ठीक है। मॉडर्न आपको ज़्यादा पढ़ना है, आगे समझ में, ठीक है, क्योंकि आखिरी जो आपकी अगली जो यूनिट है वो पूरी मॉडर्न पे है, ठीक है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड है ना। तो अपनी जो सेकेंड यूनिट में है उसी में आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया है, ठीक है, आखिरी लाइन से ही, ठीक है। इसका मतलब ये इसके 30 मार्क्स जो है थर्ड यूनिट के वो बढ़ जाएंगे, है ना, और वो ऐड हो जाएंगे सेकेंड यूनिट के, है ना, तो 40 मार्क्स हो जाएंगे आपके। तो इसका मतलब ये तीनों एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, मॉडर्न, और सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन सा है, एंशिएंट। ये समझ में आ गया। ये अगर इस तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आप हिस्ट्री की बुक उठाओगे और 2 महीने हिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे, और तैयारी कितनी होगी, 90 नंबर की। आ गया समझ में, ठीक है। वो 90 का भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें से भी कितना क्वेश्चन सही होता है। हिस्ट्री में से कोई गारंटी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स मिलेंगे और क्या आपके पढ़े में से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसलिए ऐसा अनसर्टेन सब्जेक्ट है ना, इसको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आपको प्रीवियस ईयर आपको ये मार्क्स कैसे, इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो सारे बता देंगे, ठीक है। अब बारी आती है 4th और 5th यूनिट। तो 4th पूरी तरीके से एमपी की है और 5 वाली पूरी रियासतें हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए कि जो 5th वाली यूनिट है उसको प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि 4th यूनिट बहुत लेंदी है, ठीक है, बहुत कुछ इसमें ज़्यादा है ना, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन 5th यूनिट एकदम ईजी है, ठीक है। तो 30 यूनिट आप इसको कवर करिए, ठीक है, जो रियासतें हैं उनको कवर करिए, ठीक है। उनको आप जैसे गोंडवाना रियासत है ना, तो इसको पूरे जैसे आप जहाँ से भी पढ़ते हो, जिस भी नोट से पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो, तो उसमें गोंडवाना रियासत से जो पूरा कंटेंट है उसको 3 कैटेगरी में आप पढ़िए कि इसमें से 3 मार्कर वाले कौन से बनेंगे। भले लगे तो आप इसके क्वेश्चन बना के रख सकते हो अपने पास, है ना, कि इस पूरे गोंडवाना रियासत में ये 3 मार्कर हो सकते हैं, ये 5 मार्क वाले हो सकते हैं और ये 11 मार्क वाले हो सकते हैं। ये पूरे सिलेबस की बता रहा हूँ, कहीं पे सारी जगह आप ये चीज़ कर सकते हो लागू, है ना। फिर जैसे आप 4th यूनिट में आओगे तो ये 5th यूनिट का सारे रियासतें आपको ऐसे ही करनी है ना, कि आप कोई से भी बुक्स उठा लीजिए और उसमें गोंडवाना रियासत दिया है या बुंदेलखंड रियासत दिया है तो उसको 3 कैटेगरी में बांट लीजिए। आप 3 मार्कर यहाँ से ये क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ये पूछेंगे, 5 मार्कर ऐसे पूछेंगे, उसी तरीके से रियासतों को तैयार कीजिए, ठीक है। अब जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने बता चुका हूँ पहले वीडियो में, आपको अगर प्रीलिम्स का देखना है तो उसमें जाके देख सकते हैं कि उनके फैक्ट कैसे तैयार करने हैं, वो अलग तरीका है। मेंस में अलग तरीका है, मेंस में आपको फैक्ट का यूज़ करना है, और वो किस तरीके से करना है, 3 मार्क, 5 मार्क और 11 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप 4th यूनिट की बात करते हो तो इसमें लिखा है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये तो वैसे प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक है, तो आप फैक्ट आपके तैयार हो चुके होंगे मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में, नहीं है तो आप फिर वही वीडियो देखिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको जो आपका फैक्ट है उसको अरेंज करना है, कि आपको ये थोड़ा सा विजन आना चाहिए कि इसके 3 मार्कर ऐसे आ सकते हैं, 5 मार्क वाले ऐसे आ सकते हैं, है ना, ये चीज़ें, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, ठीक है। और अब प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के पक्ष, और आखिरी जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों टॉपिक बहुत लेंदी है ना। जैसे आखिरी वाला टॉपिक अगर छोड़ दे, धरोहर स्थल और पर्यटन, विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन, वो भी एमपी के, तो ये भी ईजी है। तो आप इसमें से क्या छाटिए कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, सबसे ईजी वाला कौन सा है, जो पहले तैयार हो सकता है,
और मेरे ख्याल से 11 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आखिरी वाला टॉपिक वैसा का वैसा लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको उस तरीके से तैयार कीजिए कि 11 मार्क्स में, फिर 11 मार्क्स में जब आप तैयार करोगे तो 3 मार्क और 5 मार्क तो उसमें अपने आप तैयार हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको विजन आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है ना। अब ये जैसे कला संस्कृति है तो ये 3 मार्क इसमें से बन सकते हैं, वास्तुकला के पक्ष से क्या है तो 5 मार्क्स बन सकता है ना। तो इसको इस तरीके से तैयार कीजिए। तो फाइनली मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि जो 150 मार्क्स है इनको आप कैटेगराइज कीजिए कि इजीली कौन सा पोर्शन आपको मार्क्स दे सकता है, और जो सबसे टफ पोर्शन है, जैसे इसमें मिडिवल, जैसे मान लो मिडिवल हिस्ट्री, वो बहुत लेंदी है, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, और बिल्कुल मार्क्स नहीं दे रहा है, बिल्कुल मार्क्स नहीं दे रहा है, वो 20 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें से, और 20 नंबर आप छोड़ भी दोगे तो भी आप जो चौथी और पांचवी यूनिट है इसमें से आप 60 नंबर की जो है टोटल, इसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो, है ना। एंशिएंट में आपके पास 30 मार्क्स का स्कोप है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनते भी है और आप देख भी रहे हैं सिलेबस में कि ये सिर्फ 30 मार्क्स का नहीं है, 3rd यूनिट, ठीक है, इसमें 2nd यूनिट का भी कुछ पोर्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। और आप 4th यूनिट में भी आपको भारतीय संस्कृति विरासत लिखा हुआ है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। अब फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि इस पेपर को, ये बहुत लेंदी पेपर है, इसको मैनेज ही किया जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता, मैं आपको फाइनली कहूँगा। ये आप नोट करके रख लीजिए कहीं पे कि ये सब्जेक्ट और जियोग्राफी 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिनको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है ना। इस तरीके से मार्क्स के अकॉर्डिंग बांट दीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इनको ना आप पूरी तरीके से 100% कोई तैयार नहीं कर सकता। तो कभी भी ये गलती मत करना कि हिस्ट्री ले लिया आपने, उठा लिया सब्जेक्ट और लेके बैठे हुए और पूरा कंप्लीट करने में लगे हुए, तो ये गलती कभी मत करना। आप इसको कैटेगराइज कीजिए, ठीक है, इसको तोड़िए पूरे सिलेबस को, ठीक है, कि 3 मार्क्स 5 मार्क्स 11 मार्क्स क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है। जैसे मुगल का यहाँ पे लिखा है शासन और प्रशासन लिखा हुआ है, और आप आर्थिक राजनीतिक सामाजिक जो पोर्शन है वो भी कवर कर रहे हैं, वो है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है, ठीक है। तो ये मत करिए, ठीक है, ये हिस्ट्री के साथ मत करिए, आप इथिक्स के साथ कर सकते ही है, हिंदी के साथ कर सकते हैं, या बाकी सब्जेक्ट जो है एमपी, जैसे एमपी को आपको कुछ नहीं छोड़ना है क्योंकि वो और भी जगह आता है और प्रीलिम्स में तो है ही, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाता हूँ, बाकी जितने भी पूरा सिलेबस कवर करूँगा डिकोडिंग, ठीक है, थैंक यू।